हेलो फ्रेंड्स। आज हम नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं। चैप्टर 12। चैप्टर का नाम है एटम्स। अब जैसा कि आपको नाम से समझ में आ रहा है, ये चैप्टर थोड़ा सा केमिस्ट्री से रिलेटेड है। आपने ये जो टॉपिक्स हम पढ़ेंगे, हो सकता है क्लास 11th में केमिस्ट्री में ऑलरेडी पढ़े हुए हो, बट इट इज वेरी इजी। देखते हैं क्या क्या टॉपिक्स हमें इस चैप्टर में करने हैं। आज हम जो एटम की पिक्चर पढ़ते हैं, हमें पता है उसमें एक न्यूक्लियस होता है जिसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स घूमते हैं। ये जो आज चीज मानी जा रही है, पहले ऐसा मॉडल नहीं था। बहुत पहले के टाइम की बात है। देयर वाज अ साइंटिस्ट कॉल्ड एज जे थॉमसन। उन्होंने एक एटम का मॉडल दिया था। ये इतना आसान नहीं है। एटम इज सो स्मॉल कि हम उसको देख नहीं सकते, और किसी माइक्रोस्कोप के अंदर भी आप उसको मैग्नीफाई करके ये नहीं देख सकते कि अंदर न्यूक्लियस है, इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं। इट इज टू स्मॉल टू बी सीन। तो हो सकता है हम आज जो पढ़ रहे हो वो भी सही ना हो। आने वाले टाइम में कोई और नया एक्सपेरिमेंट हो जिससे पता लगे जो हम पढ़ रहे थे वो तो गलत था। तो इट्स नॉट दैट इजी कि आपने देख लिया हाँ ये एटम होता है, बिकॉज इट्स टू स्मॉल। हमें उसको डायरेक्टली समझना, पता करना उसमें क्या है, दैट इज नॉट इजी। तो पहले के टाइम में जे थॉमसन ने एक मॉडल दिया था कि एटम कैसा होता है, और लोग मानते थे, इट वॉज अ प्रिवेलिंग मॉडल, कि हाँ जे थॉमसन का जो मॉडल है वो सही है। इट वॉज कॉल्ड एज द प्लम पुडिंग मॉडल। वेरी ब्रीफली विल डिस्कस अबाउट इट। इसमें जो एटम है, इट इज अ कंप्लीट पॉजिटिवली चार्ज्ड सॉलिड। पूरा जो एटम है ये सॉलिड है, पॉजिटिवली चार्ज्ड, और इसमें बीच में इलेक्ट्रॉन्स जो है वो एम्बेडेड है। एम्बेडेड है, देखिए मैंने वर्ड ये नहीं यूज करा रिवॉल्व कर रहे हैं। एम्बेडेड है यानी अपनी अपनी जगह फिक्स्ड है। कुछ ऐसे मान लीजिए जैसे वाटरमेलन होता है, उसमें जो सीड्स होते हैं अंदर, वो रैंडमली अलग अलग जगह पर फिक्स्ड होते हैं, रिवॉल्व नहीं कर रहे होते। तो पूरा रेड कलर का पॉजिटिवली चार्ज सॉलिड स्फीयर है विद द इलेक्ट्रॉन्स एम्बेडेड एट देयर प्लेस। तो दिस वाज द जे थॉमसन्स प्लम पुडिंग मॉडल। बहुत सालों तक माना जाता रहा कि हाँ ये सही है। अब इसके बाद काफी टाइम बाद एक एक्सपेरिमेंट करा। देयर वाज अ साइंटिस्ट कॉल्ड एज रदरफोर्ड, और इनके साथ थे कंपेनियंस गीगर और मार्स्टन। उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट करा कॉल्ड एज द अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। क्या था ये एक्सपेरिमेंट, आपने पहले जरूर पढ़ा होगा। इसको भी जल्दी से डिस्कस करते हैं। और इस एक्सपेरिमेंट से इस मॉडल को गलत प्रूव कर दिया गया कि जो थॉमसन का मॉडल है ऐसा एटम नहीं है। रदरफोर्ड ने अपना नया मॉडल प्रपोज करा, और वो भी ऐसे नहीं करा कि हाँ हमें लगता है ऐसा होगा। कुछ एक एक्सपेरिमेंट करा रदरफोर्ड ने, वही अल्फा पार्टिकल एक्सपेरिमेंट। उसमें ऐसे ऑब्जर्वेशंस थे जिससे ये बात क्लियर हो गई कि ये मॉडल हो ही नहीं सकता, एटम इस तरीके से तो नहीं हो सकता। तो क्या एक्सपेरिमेंट था, एक बार वो देखते हैं। इन्होंने एक पतला सा गोल्ड का फॉइल लिया, विच इज वेरी थिन। फॉइल है जैसे एल्यूमिनियम फॉइल होता है, ऐसे गोल्ड का बहुत ही थिन फॉइल लिया। अभी समझाने के लिए मैं उसको थोड़ा सा बड़ा बना रहा हूं सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड। अब इस फॉइल में एटम्स होंगे, गोल्ड है तो ये गोल्ड के एटम्स होंगे। यहां से एक सोर्स है जो अल्फा पार्टिकल्स एमिट कर रहा है, ठीक है ना, उसके बारे में डिटेल में हमें नहीं पढ़ना। और यहां एक डिटेक्टर है। ये डिटेक्टर हमें ये बताएगा कि अल्फा पार्टिकल कहां पे हिट कर रहा है। कोई अल्फा पार्टिकल यहां हिट करता है तो हमें पता लग जाएगा कहां पे, यहां 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 अल्फा पार्टिकल्स कहां हिट कर रहे हैं। तो ठीक है, एक राउंड डिटेक्टर है चारों तरफ। अब जो अल्फा पार्टिकल्स इस गोल्ड फॉइल पे फॉल करते हैं, अब अगर हम मान के चले जे थॉमसन का मॉडल कि एटम पूरा सॉलिड है, तो इन अल्फा पार्टिकल्स को टकरा के रिबाउंड हो जाना चाहिए था, क्योंकि पूरा सॉलिड है उसके अंदर से तो नहीं निकल सकते थे। पर रदरफोर्ड ने क्या ऑब्जर्व करा, रदरफोर्ड के कुछ ऑब्जर्वेशंस थे। रदरफोर्ड ने ऑब्जर्व करा कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स जो हैं, मोस्टली अल्फा पार्टिकल्स
अनडिफ्लेक्टेड गोल्ड फॉइल के अंदर से सीधे निकल गए। पहला ऑब्जर्वेशन, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स पास्ड थ्रू अनडिविएटेड। ठीक है ना, ये सब आप समझ लीजिए, बुक में सब कुछ लिखा हुआ है। बुक में आप खोल लीजिए ये चैप्टर नंबर 12, उसके पहले पेज पे ही कंप्लीट डायग्राम भी बना हुआ है लेबल करके, तो वहां से लिखना क्या है आपको बुक में मिल जाएगा। अभी क्लास का एम क्या है कि आप समझ पाए कि हुआ क्या है। ठीक है ना, तो पहला ऑब्जर्वेशन था कि मोस्टली पार्टिकल्स सीधे चले गए। दूसरा ऑब्जर्वेशन, कुछ ऐसे पार्टिकल्स थे, फ्यू पार्टिकल्स, जो थोड़े एंगल से बेंड हो गए। अब देखिए ये वाला जो पार्टिकल है ये सीधा नहीं गया, पर हाँ हल्का सा ही बेंड हुआ है, स्लाइटली। तो देयर वर फ्यू पार्टिकल्स जो कुछ एंगल से बेंड हो गए। ठीक है ना, सेकंड ऑब्जर्वेशन। थर्ड, बहुत ही कम अल्फा पार्टिकल्स, हम कह सकते हैं ऑलमोस्ट 1 in 8,000 अल्फा पार्टिकल्स, यानी बहुत ही कम अल्फा पार्टिकल्स ऐसे थे जो गोल्ड फॉइल से टकरा कर रिबाउंड हो गए। यानी अल्फा पार्टिकल इधर गया और यहां से रिबाउंड हो गया। तो वेरी वेरी फ्यू। तो दिस वाज द ऑब्जर्वेशन। रदरफोर्ड को पहले से कुछ भी नहीं पता था कि एटम कैसा होता है, वो तो यही मान के चल रहे थे कि जे थॉमसन का मॉडल है। पर उन्होंने जब ये एक्सपेरिमेंट करा, इसमें उन्होंने देखा कि मोस्टली अल्फा पार्टिकल्स सीधे निकल गए हैं। अब सीधे तो वो तभी निकल सकते हैं ना जब इसमें जगह खाली हो। जगह खाली होगी तभी तो अल्फा पार्टिकल निकलेगा। अल्फा पार्टिकल इज नॉट अ वेरी स्मॉल पार्टिकल कि वो आसानी से निकल जाएगा। तो अल्फा पार्टिकल अगर निकल के जा रहा है यानी एटम में काफी सारी जगह खाली रही होगी। तो क्या कंक्लूड करा, ये तो हमारे ऑब्जर्वेशंस थे, इसके बेसिस पे रदरफोर्ड ने कुछ कंक्लूजन्स दिया। क्या कंक्लूड कर सकते हैं, बुक में आपके लिखा हुआ है, यहां पे समझ लीजिए कि जो एटम है इसमें मोस्ट ऑफ द स्पेस इज एम्प्टी। और ये हमने इसीलिए कहा क्योंकि अल्फा पार्टिकल अंदर से निकल के जा रहा है। अल्फा पार्टिकल तभी जा सकता है जब यहां पे जगह खाली हो। तो मोस्ट ऑफ द स्पेस इन द एटम इज एम्प्टी। अब अगर एटम में सारी मोस्टली स्पेस एम्प्टी है तो एटम का सारा कंटेंट है कहां, उसका सारा मास कहां है। तो फिर रदरफोर्ड ने कंक्लूड करा कि एटम का जो सारा मास है वो एक छोटे से न्यूक्लियस के अंदर कॉन्सेंट्रेटेड है। पूरा एटम सॉलिड नहीं है। इट इज नॉट लाइक कि ये पूरा एटम सॉलिड है, नहीं, ये नहीं है। इस एटम का जो मोस्ट मेजॉरिटी मास है वो सब कॉन्सेंट्रेटेड है एक छोटे से रीजन में, विच इज कॉल्ड एज द न्यूक्लियस। ठीक है ना, ये कंक्लूड करा। और जो न्यूक्लियस है इट इज वेरी स्मॉल, हैवी एंड वेरी डेंस। ठीक है ना, डेंस इसलिए क्योंकि देखिए जो अल्फा पार्टिकल रिबाउंड हुआ है वो रिबाउंड तो तभी हुआ होगा ना जब वो किसी सॉलिड चीज पे टकराया होगा। कुछ अल्फा पार्टिकल्स तो रिबाउंड हो रहे हैं और बहुत ही कम रिबाउंड हो रहे हैं। इसका मतलब न्यूक्लियस जो है वो बड़ा नहीं होगा। अगर न्यूक्लियस बड़ा होता तो ज्यादा अल्फा पार्टिकल्स रिबाउंड हुए होते, क्योंकि रिबाउंडिंग जो हो रही है वो बहुत ही कम हो रही है। इसका मतलब जो न्यूक्लियस है इट इज वेरी स्मॉल, हेवी, डेंस, तभी वो अल्फा पार्टिकल्स को रिबाउंड कर पा रहा है। ठीक है ना, एंड न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल, डेंस, हेवी एंड पॉजिटिवली चार्ज्ड, क्योंकि अल्फा पार्टिकल भी पॉजिटिवली चार्ज है। अल्फा पार्टिकल इज ऑल्सो पॉजिटिवली चार्ज। अब जो न्यूक्लियस है, अब देखिए इस वाले पार्टिकल के साथ क्या हुआ ये कैसे समझे। जो हमारा न्यूक्लियस था ये पॉजिटिवली चार्ज था। जो अल्फा पार्टिकल इसके पास से गया होगा, अल्फा पार्टिकल भी पॉजिटिवली चार्ज था। पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल हुए होंगे और ये हल्का सा मुड़ गया होगा। पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल करेगा तो वो मुड़ जाएगा। तो इसका मतलब जो न्यूक्लियस है उस पर पॉजिटिव चार्ज है। इन कंक्लूजन से हम क्लियरली समझ सकते हैं कि यहां क्या हो रहा होगा। देखिए 3 टाइप के पार्टिकल्स रहेंगे। एक ही पार्ट को ना एनलार्ज करके देखते हैं। सपोज करिए ये एक एटम है। इस एटम के अंदर दिस इज द स्मॉल न्यूक्लियस, वेरी स्मॉल न्यूक्लियस, और छोटा बना देते हैं। अब जो अल्फा पार्टिकल्स किनारों से गए होंगे,
ये सीधे निकल गए होंगे, ये सब अल्फा पार्टिकल्स स्ट्रेट चले गए होंगे। पहला था ना ऑब्जर्वेशन, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स वेंट स्ट्रेट, तो ये लोग वो हैं जो सीधे चले गए। अच्छा, दूसरी कैटेगरी जो न्यूक्लियस के बहुत पास से गुजरे होंगे यहां से, क्योंकि अल्फा पार्टिकल पॉजिटिव है, न्यूक्लियस भी पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव पॉजिटिव में रिपल्शन हुई होगी और ये हल्का सा मुड़ गए होंगे। जो यहां से निकला होगा वो इधर मुड़ गया होगा। तो सेकंड ऑब्जर्वेशन था ना हमारा कि कुछ अल्फा पार्टिकल स्लाइटली बेंड हो गए हैं, तो वो इसलिए बेंड हुए होंगे क्योंकि वो न्यूक्लियस के पास से गुजरे हैं। और तीसरा ऑब्जर्वेशन था रिबाउंड हुए हैं। अब रिबाउंड होने की प्रोबेबिलिटी देखिए फिगर के हिसाब से बहुत कम होगी, क्योंकि पूरे एटम के मुकाबले जो न्यूक्लियस है वो बहुत छोटा है, तो बहुत ही कम चांस होगा कि हेड ऑन कोलिजन हो। जो कोलिजन हुआ वो पार्टिकल रिबाउंड हो गया। तो ये रदरफोर्ड ने कंक्लूड करा कि जो एटम है वो पूरा सॉलिड नहीं है, एटम का सारा मास उसके न्यूक्लियस में कॉन्सेंट्रेटेड है, जो बहुत ही छोटा है और पॉजिटिवली चार्ज्ड है। तो इसके बेसिस पे रदरफोर्ड ने एक न्यू मॉडल दिया। सबसे पहले कौन सा मॉडल था? सबसे पहले मॉडल था जे थॉमसन का, फिर उसके बाद मॉडल आया रदरफोर्ड का। रदरफोर्ड ने कहा कि जो जे थॉमसन का मॉडल है वो गलत है, और रदरफोर्ड ने ये जो हमने अभी डिस्कस करा, दिस वाज द न्यू मॉडल प्रपोज्ड बाय रदरफोर्ड। उसने कहा न्यूक्लियस जो है पॉजिटिवली चार्ज्ड है। और इलेक्ट्रॉन्स के बारे में क्या कहा? उन्होंने कहा कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ऑर्बिट में घूमते हैं न्यूक्लियस के चारों तरफ, जैसे कि आप मान सकते हैं बिल्कुल सोलर सिस्टम में होता है, विद द सन एट द सेंटर एंड द प्लैनेट्स रिवॉल्विंग अराउंड इट। तो उसी तरीके से रदरफोर्ड के मॉडल में भी इलेक्ट्रॉन्स जो है वो चारों तरफ घूम रहे हैं। अब अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये इलेक्ट्रॉन से अल्फा पार्टिकल टकरा जाएगा, तो वैसा नहीं हो रहा, क्योंकि अल्फा पार्टिकल बहुत बड़ा होता है, वो इलेक्ट्रॉन से टकरा के रिबाउंड नहीं हो सकता। इस रीजन में से वो निकलेगा तो वो स्ट्रेट चला जाएगा। हाँ, न्यूक्लियस इज वेरी डेंस, हेवी एंड पॉजिटिवली चार्ज्ड, वो इसको रिबाउंड कर सकता है, इलेक्ट्रॉन्स रिबाउंड नहीं कर सकते। ये तो इलेक्ट्रॉन जो है अल्फा पार्टिकल के मुकाबले थाउजेंड्स ऑफ टाइम छोटा है, तो उससे टकराना तो नेग्लिजिबल बात है, वहां से तो अल्फा पार्टिकल सीधा चला जाता है। ठीक है। अच्छा, इसी एक्सपेरिमेंट में रदरफोर्ड ने कुछ नई टर्म्स डिफाइन करी, वो हम यहां पे देखते हैं। पहले तो टर्म से पहले एक चीज और देख लेते हैं। एक ग्राफ रदरफोर्ड ने बनाया था नंबर ऑफ पार्टिकल्स का वर्सेस स्कैटरिंग एंगल। यहां से है 0 डिग्री, 10, 20, फिर 90 और फिर 180। यानी जो पार्टिकल्स गए हैं, कितने पार्टिकल्स ऐसे हैं जो 0 डिग्री पे बेंड हुए हैं, कितने हैं जो 10 डिग्री पे हैं, कितने हैं जो 90 डिग्री पे हैं, कितने हैं जो 180 डिग्री पे हैं। अब जरा थोड़ा सा सोचिए और मेरे को बताइए, सबसे ज्यादा पार्टिकल्स कौन से एंगल वाले होंगे? सबसे ज्यादा पार्टिकल्स वो होंगे जो 0 डिग्री पे हैं, सबसे ज्यादा वो होंगे जो 90 डिग्री वाले हैं, या सबसे ज्यादा वो होंगे जो 180 डिग्री वाले हैं? क्या ऑब्जर्वेशन पहला था? मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स वेंट स्ट्रेट, 0 डिग्री वाले, यानी 0 डिग्री वाले पार्टिकल्स बहुत ज्यादा है। और 180 डिग्री वाले यानी रिबाउंड वाले, वो तो बहुत ही कम है, क्योंकि न्यूक्लियस बहुत छोटा है, तो रिबाउंड होने का चांस बहुत कम है, तो 180 डिग्री वाले पार्टिकल्स बहुत कम है। तो दिस ग्राफ इज समथिंग लाइक दिस। कम होता जा रहा है। इस ग्राफ से भी आपको दिख रहा है 0 डिग्री वाले पार्टिकल्स बहुत ज्यादा है, यानी मोस्टली पार्टिकल्स स्ट्रेट चले गए, और 180 डिग्री वाले यानी रिबाउंड वाले पार्टिकल्स जो हैं ऐसे बहुत ही, नंबर ऑफ पार्टिकल्स बहुत ही कम है। ठीक है ना? तो अब क्या नई टर्म्स रदरफोर्ड ने डिफाइन करी? सपोज दिस इज द एटम, ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस से एक सेंटर लाइन बनाते हैं, सेंट्रल लाइन, दिस इज द सेंट्रल लाइन। कोई अल्फा पार्टिकल जब आ रहा है
सपोज करिए वो अभी थोड़ा दूर है, when the alpha particle is coming, तो वो जो अल्फा पार्टिकल है उसकी वेलोसिटी सेंट्रल लाइन से कितना ऊपर है, दिस डिस्टेंस बिटवीन द वेलोसिटी वेक्टर एंड द सेंट्रल लाइन ऑफ द न्यूक्लियस, दिस डिस्टेंस इज कॉल्ड एज इंपैक्ट पैरामीटर। इसको बोलते हैं impact parameter. How do you define it? It is the distance between the velocity vector and the central line of the nucleus when the alpha particle is away from the nucleus. दूर है, पास आएगा तो मुड़ने लगेगा ना, तो जब ये दूर है तब इसकी वेलोसिटी और सेंट्रल लाइन में कितना डिस्टेंस है उसको आप बोलेंगे इम्पैक्ट पैरामीटर। अब जैसे जैसे पास आएगा न्यूक्लियस के रिपल्शन से ये मुड़ जाएगा, तो ये डिस्टेंस बढ़ गया, पर जब ये दूर था तब क्या डिस्टेंस था, दैट इज कॉल्ड एज इंपैक्ट पैरामीटर। और थोड़ा सा एक चीज ये सोचिए कि इंपैक्ट पैरामीटर ही डिसाइड करेगा कि ये पार्टिकल कितना बेंड होगा। एक अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं जो बेंडिंग है और इंपैक्ट पैरामीटर, इनमें बिल्कुल बेसिक से कॉन्सेप्ट पूछ रहे हैं कि आपको समझ में आया या नहीं, इन दोनों में डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी होगी या इनवर्स। इंपैक्ट पैरामीटर अगर ज्यादा है तो बेंडिंग भी ज्यादा होगी, ऐसा है, या इंपैक्ट पैरामीटर जब कम होगा तब ज्यादा बेंडिंग होगी। यानी अगर कोई पार्टिकल, देखिए इंपैक्ट पैरामीटर छोटा कर देते हैं, बहुत ही कम है इंपैक्ट पैरामीटर, यानी अल्फा पार्टिकल जो है अपने इंपैक्ट पैरामीटर को छोटा कर दिया, यानी ये तो न्यूक्लियस के काफी पास है, तो इस पे रिपल्शन काफी ज्यादा होगा, तो ये बेंड भी काफी ज्यादा करेगा। यानी अगर इंपैक्ट पैरामीटर छोटा होगा तो बेंडिंग काफी ज्यादा होगी, यानी आप कह सकते हैं कुछ इनवर्स टाइप रिलेशन होगा इनमें। इंपैक्ट पैरामीटर जितना छोटा होगा अल्फा पार्टिकल में बेंडिंग उतनी ज्यादा होगी, ठीक है ना। और एक स्पेशल केस आ जाता है, अगर इंपैक्ट पैरामीटर 0 हो जाए, इंपैक्ट पैरामीटर 0 हो गया, इसका मतलब जो अल्फा पार्टिकल है वो सेंट्रल लाइन के ऊपर ही आ रहा है। अगर इंपैक्ट पैरामीटर 0 हो गया, इसका मतलब हेड ऑन कोलिजन होगा। ये देखिए फिगर से समझ जाएंगे आप, ध्यान से इस फिगर को जरा देखिए और सोचिए, इंपैक्ट पैरामीटर कितना है। यहां पर जो पार्टिकल आ रहा है उसकी वेलोसिटी सेंट्रल लाइन के ऊपर ही है, उसकी वेलोसिटी सेंट्रल लाइन के ऊपर ही है, यानी इंपैक्ट पैरामीटर 0 है, यानी हेड ऑन कोलिजन होगा। अब हेड ऑन कोलिजन वाले केस को जरा पढ़ते हैं। हेड ऑन कोलिजन वाले में आपको क्या लगता है कि ये टकराएगा क्या न्यूक्लियस से और टकरा के रिबाउंड होगा? कोई कहता है हाँ ऐसे ही होगा, जब हम बॉल फेंकते हैं वो दीवार से टकराती है, टकरा के रिबाउंड होती है, तो ये भी टकरा के रिबाउंड होगा। ये सोचिए कि न्यूक्लियस जो है वो पॉजिटिवली चार्ज है, गोल्ड में कितने सारे प्रोटॉन्स रहे होंगे, न्यूक्लियस पे कितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज रहा होगा। मान लेते हैं चलिए Z प्रोटॉन्स, एटॉमिक नंबर Z है, Z प्रोटॉन्स है, तो न्यूक्लियस का चार्ज, हर प्रोटॉन का चार्ज होता है +E, तो न्यूक्लियस का चार्ज हो गया +ZE। और अल्फा पार्टिकल जो है आपको पता होना चाहिए उसका चार्ज +2E होता है। तो पॉजिटिव टच तो कर नहीं सकते, जैसे जैसे ये अल्फा पार्टिकल आएगा स्लो डाउन होता जाएगा ये, क्योंकि पॉजिटिव का रिपल्शन हो रहा है, स्लो डाउन होता जाएगा और फाइनली एक पॉइंट पे रुक जाएगा, टकराएगा नहीं, पॉजिटिव टच नहीं कर पाएंगे, तो ये धीरे धीरे स्लो डाउन हो रहा है, रुक गया यहां पर और यहां से वापस लौट गया। ध्यान से फिगर देखिए, बुक में भी बनी हुई है, वहां पर भी देखो, जो अल्फा पार्टिकल था वो न्यूक्लियस से टकराने से पहले ही वापस चला गया। कितना पास वो आ पाया था न्यूक्लियस के, इस डिस्टेंस को बोलते हैं डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। नाम से ही मतलब समझ में आ रहा है, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, यानी अल्फा पार्टिकल न्यूक्लियस के कितना क्लोज आ पाया था,
उसके बाद क्या हुआ, ये पॉजिटिव चार्ज था, ये भी पॉजिटिव चार्ज था, ये आया और रास्ते में से ही वापस रिबाउंड हो गया। क्योंकि सपोज करिए ऐसे देख लीजिए, ये पॉजिटिव चार्ज है, अल्फा पार्टिकल आता है, रास्ते में से ही रिबाउंड होके वापस चला जाता है। तो दिस डिस्टेंस इज कॉल्ड एज डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। यहां पर आकर अल्फा पार्टिकल स्टॉप हो गया। देखिए स्पीड कम होती जा रही है रिपल्शन की वजह से, स्पीड कम होती जा रही है और फाइनली रुक गया और फिर रिपेल बैक हो गया। तो इसका हम एक सिंपल डेरिवेशन भी कर सकते हैं डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच की। इसके लिए वी कैन अप्लाई द कॉन्सेप्ट ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। जब ये बहुत दूर थे, जब ये दोनों बहुत दूर थे, यानी न्यूक्लियस और अल्फा पार्टिकल, तो इनिशियल एनर्जी इज इक्वल टू फाइनल एनर्जी लगाएंगे। जब ये दोनों बहुत दूर थे तो इनके बीच में कोई इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरैक्शन नहीं था, दे वर वेरी फार अवे। तो इनिशियली हमारे सिस्टम में सिर्फ काइनेटिक एनर्जी थी, क्योंकि अल्फा पार्टिकल मूव करते हुए आ रहा था। तो इनिशियल एनर्जी वाज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द अल्फा पार्टिकल। ठीक है ना। अब जैसे जैसे अल्फा पार्टिकल पास आता जा रहा है वो काइनेटिक एनर्जी लूज कर रहा है, रिपल्शन की वजह से उसकी स्पीड कम होती जा रही है, पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल कर रहे हैं, स्पीड कम होती जा रही है और वो फाइनली यहां आके रुक जाता है। जैसे ही वो रुका, काइनेटिक एनर्जी तो लूज कर दी उसने, रुक गया ना, काइनेटिक एनर्जी तो खत्म हो गई। अब गई कहां वो काइनेटिक एनर्जी? अब सिस्टम ने कोई और एनर्जी गेन कर ली है, काइनेटिक एनर्जी तो खत्म हो चुकी है। उसने, सिस्टम ने गेन करी है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। दो चार्जेस हैं +2e और +ZE, उनके बीच का डिस्टेंस d है। रिकॉल करिए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का फॉर्मूला, K(Q1Q2/R). R स्क्वायर नहीं, फोर्स नहीं बोल रहे हैं, पोटेंशियल एनर्जी बोल रहे हैं, K(Q1Q2/R). तो फाइनली पोटेंशियल एनर्जी हो गई K(ZE)2E ZE)2E/d। तो यहां से d ऊपर ले आइए, काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा नीचे ले आइए, तो d का फॉर्मूला आ जाएगा 2kZe² अपॉन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द अल्फा पार्टिकल। काइनेटिक एनर्जी ऑफ द अल्फा पार्टिकल को आप चाहे तो ½ mv² लिख सकते हैं, जहां मास ऑफ अल्फा पार्टिकल होगा, वेलोसिटी ऑफ अल्फा पार्टिकल होगा। नहीं तो हो सकता है क्वेश्चन में काइनेटिक एनर्जी ही दी हुई हो, तो इसको काइनेटिक एनर्जी ही रहने दीजिए। ये आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाला K है, 9 × 10⁹, Z एटॉमिक नंबर है, E 1.6 - 19 है। तो यहां से आप डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच निकाल सकते हैं। और एक चीज देखिए, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच जो होगा वो न्यूक्लियस के साइज से तो बड़ा ही होगा। न्यूक्लियस है ये, न्यूक्लियस का भी अपना कुछ साइज होगा ना, बहुत छोटा सा न्यूक्लियर रेडियस। तो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच जो है उससे तो बड़ा ही होगा, यानी न्यूक्लियस से टकरा के नहीं लौटा, वो उससे पहले ही लौट गया। ध्यान से देखो फिगर में, ये अल्फा पार्टिकल न्यूक्लियस से टकरा के नहीं रिबाउंड हो रहा है, उससे पहले ही थोड़ा दूर से ही रिबाउंड हो रहा है, न्यूक्लियस से नहीं टकराया ये। ठीक है ना। तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। इस पे न्यूमेरिकल आते हैं। तो अभी आप क्या कर सकते हैं, एक न्यूमेरिकल ट्राई कर लीजिए। आपकी बुक में सॉल्व्ड एग्जांपल है, आई विल जस्ट टेल यू। सॉल्व्ड एग्जांपल 1 ट्राई कर सकते हो, पेज 332 पे से। सॉल्व्ड एग्जांपल 1 पेज 332। ठीक है ना, इसी के ऊपर एक न्यूमेरिकल है। चलिए ठीक है, आगे देखते हैं। तो इस एक्सपेरिमेंट के बेसिस पर रदरफोर्ड ने अपना एक न्यू मॉडल प्रपोज करा। जो जे थॉमसन का मॉडल था वो गलत, रदरफोर्ड ने कहा वो गलत है, और रदरफोर्ड ने अपना न्यू मॉडल प्रपोज करा। ठीक है ना। इसमें तो सब सॉलिड था और इलेक्ट्रॉन्स एम्बेडेड थे, प्लम पुडिंग मॉडल। और इनके रदरफोर्ड के मॉडल में न्यूक्लियस है और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो चारों तरफ रिवॉल्व कर रहे हैं सोलर सिस्टम की तरह। ठीक है ना। न्यूक्लियस
पॉजिटिवली चार्ज है और इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं। तो दिस वाज रदरफोर्ड्स मॉडल। पर जब रदरफोर्ड ने ये मॉडल दिया उस टाइम पर लोगों ने इसमें काफी सारी कमियां निकाल दी, कुछ ड्रॉबैक्स इसमें दिए, या उन्होंने कुछ ऐसे क्वेश्चंस पूछे रदरफोर्ड से जिनको रदरफोर्ड सैटिस्फैक्टरली एक्सप्लेन नहीं कर पाए। तो दिस मॉडल वाज नॉट एक्सेप्टेड। ऐसा नहीं था कि हाँ रदरफोर्ड ने मॉडल दिया अल्फा पार्टिकल एक्सपेरिमेंट करके तो सबने एकदम ही एक्सेप्ट कर लिया, हाँ ये सही है, बिल्कुल ठीक है। नहीं, देयर वर सम डाउट्स, कुछ ऐसी चीजें थी जो कि प्रॉपरली एक्सप्लेन नहीं हो पा रही थी, तो इसीलिए इट वाज नॉट रेडिली एक्सेप्टेड। अब क्या आप पूछेंगे क्या ऐसी प्रॉब्लम थी, इसमें क्या दिक्कत है, लोगों को क्यों नहीं एक्सेप्ट कर रहे? तो एक जो इसमें बहुत बड़ा ड्रॉबैक था वो ये था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी, ईएम वेव थ्योरी जो होती है, अब अगर आप फिर से पूछें, हमने तो कभी पढ़ा नहीं ईएम वेव थ्योरी, तो चैप्टर 8 में आपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी पढ़ी होगी। ईएम वेव्स के बारे में मैंने आपको बताया था, अगर आप रिकॉल करना चाहते हैं तो पेज 220 पे एक हेडिंग है, पेज 220 पे एक हेडिंग है, हाउ आर ईएम वेव्स प्रोड्यूस्ड, पेज 220, वहां पे जाके रिवाइज कर लीजिए। ईएम वेव थ्योरी कहती है कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेटेड है, अगर कोई चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट कर रहा है तो इट मस्ट एमिट ईएम वेव्स। तो रदरफोर्ड के मॉडल में इलेक्ट्रॉन सर्कल में घूम रहे हैं एंड सर्कुलर मोशन इज अ केस ऑफ एक्सेलरेटेड मोशन। सर्कल में अगर कोई चार्ज, आप सिंपल ये मानो, ईएम वेव थ्योरी कहती है कि अगर चार्ज पार्टिकल सर्कल में मूव करेगा तो इट शुड एमिट ईएम वेव्स। ईएम वेव थ्योरी कहती है कि कभी भी कोई चार्ज पार्टिकल सर्कल में घूमेगा तो उसको ईएम वेव्स एमिट करनी पड़ेगी। और कोई कहता है ठीक है करनी पड़ेगी तो क्या हुआ, और अगर वो ईएम वेव्स एमिट करेगा तो धीरे धीरे उसकी एनर्जी रिड्यूस होती जाएगी। तो लोगों ने क्या ऑब्जेक्शन क्रिएट करा, उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन तो कभी भी सर्कल में नहीं घूम सकता। क्यों नहीं घूम सकता, क्या प्रॉब्लम है इलेक्ट्रॉन को सर्कल में घूमने में? तो लोगों ने कहा कि अगर इलेक्ट्रॉन सर्कल में घूमेगा, वो तो चार्ज पार्टिकल है, सर्कल में घूमेगा तो वो ईएम वेव्स एमिट करने लगेगा, और ईएम वेव्स एमिट करेगा, एनर्जी रिड्यूस होगी, एनर्जी धीरे धीरे कम होती जाएगी और फाइनली वो न्यूक्लियस में गिर जाएगा। वो अपना ऑर्बिट मेंटेन तो कर ही नहीं पाएगा क्योंकि धीरे धीरे एनर्जी लूज कर रहा है, एनर्जी लूज करेगा तो धीरे धीरे स्पाइरल कर जाएगा न्यूक्लियस के अंदर। यानी रदरफोर्ड का बेसिक मॉडल बिल्कुल गलत है। वो इस बात को मानने को तैयार ही नहीं थे लोग कि इलेक्ट्रॉन सर्कल में घूमेगा। उन्हें लगता था हाँ इलेक्ट्रॉन्स अपनी अपनी जगह फिक्स्ड है, क्योंकि अगर इलेक्ट्रॉन गोल घूमता है तो अकॉर्डिंग टू द ईएम वेव थ्योरी इट शुड एमिट ईएम वेव्स, और ईएम वेव्स एमिट करके उसकी एनर्जी कम हो जाएगी, एनर्जी कम हो जाएगी तो फिर फाइनली वो न्यूक्लियस में गिर जाएगा। तो ये रदरफोर्ड के मॉडल में बहुत ही बड़ा ड्रॉबैक था जिसको रदरफोर्ड एक्सप्लेन नहीं कर पाए कि ऐसा, उन्होंने ही प्रपोज करा कि इलेक्ट्रॉन गोल घूमता है और अब लोगों ने उनसे पूछा कि इलेक्ट्रॉन गोल घूमेगा तो गिर जाएगा, तो इसका रदरफोर्ड के पास कोई आंसर नहीं था। तो दिस वाज वन ड्रॉबैक। सेकेंड ड्रॉबैक ये था कि रदरफोर्ड का मॉडल प्रिडिक्ट करता था कि जो एटम होगा वो एक कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम एमिट करेगा, यानी कॉन्टिन्यूअस वेव्स एमिट करेगा एक पर्टिकुलर वेवलेंथ से लेकर। कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम का क्या मतलब है, यानी एक पर्टिकुलर वेवलेंथ से लेकर दूसरी पर्टिकुलर वेवलेंथ तक सारी वेव्स, जैसे 1 नैनोमीटर भी एमिट करेगा, 2 नैनोमीटर भी एमिट करेगा, 3 नैनोमीटर भी करेगा, 100 नैनोमीटर, सारी बीच में सारी वेव्स सब एमिट करेगा, कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम। रदरफोर्ड का मॉडल प्रिडिक्ट करता था कि जो एटम होगा इट वुड एमिट अ कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम, बट रियलिटी में देखा गया कि जो एटम है वो सारी वेव्स एमिट नहीं करता, वो सिर्फ कुछ एमिट करता है। जैसे कि ये एमिट करता है, सपोज एक पर्टिकुलर वेवलेंथ और लेटेस्ट से 21 एमिट करता है, और एक पर्टिकुलर और लेटेस्ट से 89। इट एमिट्स ओनली 3 नैनोमीटर, 21 नैनोमीटर एंड 89 नैनोमीटर, सारे नहीं करता, सिर्फ कुछ करता है।
यानी इन रियल लाइफ देखा गया कि इट इज नॉट अ कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम, इट इज अ लाइन स्पेक्ट्रम। अब रदरफोर्ड के मॉडल के हिसाब से तो कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम होना चाहिए था, पर इन रियलिटी इट वाज अ लाइन स्पेक्ट्रम। ये वाला पॉइंट ना थोड़ा सा आपको आगे मैं थोड़ा और डिटेल में पढ़ाऊंगा तो समझ में आ जाएगा कि स्पेक्ट्रम क्या है, वेव्स कहां से एमिट हो रही है, वो हम आगे वाली क्लास में एक्सप्लेन कर देंगे। तो अभी के लिए पॉइंट लिखवाने के लिए सेकेंड ड्रॉबैक ये था कि रदरफोर्ड ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए कि वो लाइन स्पेक्ट्रम क्यों है। उनका मॉडल कहता था इट शुड बी अ कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। तो इसीलिए उस टाइम पर रदरफोर्ड का मॉडल, इवन दो वो सही था, सही डायरेक्शन में रदरफोर्ड ने काम किया था, पर लोग उस टाइम पे कन्विंस नहीं हुए कि ये मॉडल सही है। ठीक है, अब देखिए उसके बाद क्या हुआ। देयर वाज अ साइंटिस्ट कॉल्ड एज नील्स बोहर। ही वाज अ स्टूडेंट ऑफ रदरफोर्ड। रदरफोर्ड ने जब ये मॉडल दिया, प्रपोज करा, उस टाइम बोहर उन्हीं के साथ काम करते थे एंड बोहर वाज कन्विंस्ड कि रदरफोर्ड का मॉडल सही है। कुछ कमियां थी, कुछ प्रॉब्लम्स थी जो रदरफोर्ड एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। उन प्रॉब्लम्स पे बोहर ने वर्क करा, कुछ पोस्टुलेट्स दिए, ही गेव 3 पोस्टुलेट्स, और इस मॉडल को इंप्रूव करा। इसमें जो कमियां थी वो सही करी, कैलकुलेशंस करी और पूरा एक नया मॉडल दिया कॉल्ड एज बोहर्स मॉडल। वो बेसिकली इसी का इंप्रूव्ड वर्जन था। लोग इसको नहीं मान रहे थे, पर बोहर के स्टडी के बाद डिटेल में उन्होंने इतना काम करा कि लोगों ने इसको मान लिया, बट दैट इज नाउ कॉल्ड एज द बोहर्स मॉडल। आपने जो केमिस्ट्री में पढ़ा होगा या जो हम आज एक्सेप्ट करते हैं कि एटम ऐसा है, दैट वाज द मॉडल गिवन बाय बोहर, और वो इसी का इंप्रूव्ड वर्जन है। ठीक है ना। तो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है, बुक में आप ओपन करिए नेक्स्ट पेज। हमने आज डिस्कस करे पेज नंबर्स, हमने पढ़ा पेज नंबर 324 और 325। अब अगले पेज पर आ जाइए 326 पर। पेज 326। बोहर की थ्योरी आपने जरूर पहले केमिस्ट्री में पढ़ी होगी और बोहर के ये 3 पोस्टुलेट्स भी पढ़े होंगे। बोहर ने ये 3 पोस्टुलेट्स दिए और लोगों को कन्विंस करा कि ये जो मॉडल है ये सही है, और कैलकुलेशन भी पूरा डिटेल में, सिर्फ मॉडल दिया नहीं, पूरा डिटेल में कैलकुलेशन करी कि इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी कितनी होती है, ऑर्बिट का रेडियस कितना होता है। तो पूरा डिटेल में मॉडल दिया, जो आप देख रहे हैं पेज 326 पे पूरा सॉल्व करा हुआ है। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा पढ़कर रखिए, दिस इज अ बिग टॉपिक। ये सारी डेरिवेशंस हैं रेडियस की, वेलोसिटी की। ये आपने 11th में केमिस्ट्री में डायरेक्ट फॉर्मूले पढ़े होंगे, रेडियस के, वेलोसिटी के, काइनेटिक एनर्जी के। अब हम वो सब डिराइव करेंगे बोहर्स मॉडल में। तो इसको एक बार क्या करो, इट्स वेरी सिंपल, इसमें कुछ भी हाई फाई नॉलेज नहीं है। आप एक बार अपनी तरफ से कोशिश करिए पूरी, पेज 326 और 327 पे जो दिया है उसको अपने आप ट्राई करो। ठीक है ना। आई एक्सपेक्ट एटलीस्ट 80% चीजें आपको समझ में आ जाएंगी, मोर देन 80% चीजें समझ में आएंगी। एंड देन इन द नेक्स्ट क्लास जब हम इसको कराएंगे तो फिर वो 100% हो जाएगा। ठीक है ना। अपने आप ट्राई करके रखोगे तो बेटर रहेगा और अच्छी तरीके से समझ में आएगा आपको। ठीक है, तो इन द नेक्स्ट क्लास वी विल कंटिन्यू विद दिस टॉपिक, और अपनी तरफ से एक बार दोनों पेजेस रीड करके ट्राई करके रखिएगा। ओके, थैंक यू।